नमस्कार दोस्तों, आपका ITI न्यूज़ चैनल में फिर से स्वागत है। मैं विमल स्वामी, RRB ITI कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। कल अपने क्वेश्चन किए थे एंटरप्रेन्योरशिप स्किल के। आज अपने उससे आगे जो क्वेश्चन है वो करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन हैं उनको एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, What approach is used to gain access to foreign market and quickly promote an organization interest? यानी ऐसी कौन सी धारा है या ऐसी कौन सी मार्ग है जिसके द्वारा कोई विदेशी व्यक्ति अपने इंडिया में या किसी दूसरे देश में अपने सामान को बेच सकता है या ले जा सकता है। तो इससे संबंधित अपने एक वर्ड देखते हैं। हिंदी का एक वर्ड है भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण भूमंडलीकरण जो है, इसका कॉन्सेप्ट जो है इंडिया में 1992 से शुरू हुआ था। तो जिसे अपने शॉर्ट फॉर्म में FDI भी कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इसके द्वारा जो है वो भूमंडलीकरण को सपोर्ट किया जाता है, यानी कोई भी एक देश दूसरे देश में अपना सामान जो है वो बेच सकता है। तो कोई भी देश जो है वो आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं, यानी किसी सामान के लिए कोई देश दूसरे पर निर्भर करता है, कोई देश तीसरे पर निर्भर करता है। तो इस तरह से पूरा चलता है। तो ऐसा कौन सा अप्रोच है जिससे ये कार्य सक्सेसफुल हो सकता है? तो उसका नाम है जॉइंट वेंचर, यानी सहभागिता। सहभागिता के द्वारा ये कार्य किया जा सकता है। ठीक है। तो दो वर्ड इसके अंदर आए हैं, एक सहभागिता और एक भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण का मतलब है देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश के लिए खोल देना। इसको क्या कहा जाता है? भूमंडलीकरण। यानी देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश के सामान के लिए खोल देना, उसे क्या कहा जाता है? भूमंडलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच वन इज करेक्ट चैनल थ्रू विच मार्केटर कैन बी रीच कस्टमर। एक अपने को मार्ग इसके अंदर दिखाना है कि कौन से मार्ग के द्वारा कोई उद्यमी या कोई भी प्रोड्यूसर जो है, जो वस्तु बनाता है, वो अपने उपभोक्ता तक पहुंच पाता है। उपभोक्ता, उपभोक्ता यानी हम या आप जो वस्तुओं को खरीदते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उपभोक्ता। तो उनका चैनल बताना है कि कौन सा चैनल है। तो इसका सही आंसर होगा आपके सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन क्या कहता है? मैन्युफैक्चर यानी जो निर्माता है, रिटेलर यानी जो उसको खरीदता है, फिर कस्टमर जो अपने खरीदते हैं। यानी एक फैक्ट्री से सामान बनता है, फिर वो दुकानदारों के पास जाता है, फिर दुकानदारों से अपने पास आता है। तो ये एक चेन है, उपभोक्ता के पास आता है। तो इस चेन के बारे में इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपने प्रोडक्टिविटी से संबंधित क्वेश्चन है। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है उत्पादन। तो ये भी आपके जो है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल यानी उद्यमिता कौशल से संबंधित ही पूरा चैप्टर है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ड्यूरिंग यूजिंग ATM ऑथेंटिकेशन इज प्रोवाइड बाय कस्टमर बाय एंटरिंग। आप जब ATM में जाते हैं तो ATM में पैसे निकालने के लिए जाया जाता है, तो उसके दौरान आपको जो एक नंबर दिया जाता है, जो कि आपका क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन होता है, यानी आपकी पहचान संख्या कहलाती है, जिसे अपने क्या कहते हैं? PIN, पिन नंबर। अगर ये पिन नंबर किसी और को पता हो तो वो आपके ATM से पैसे निकाल सकता है, जिस प्रकार। तो इस पिन नंबर को क्या कहा जाता है? आपकी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है, आपकी व्यक्तिगत जानकारी इसको कहा जाता है। तो ये PIN का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है। PIN का पूरा नाम क्या है? PIN का पूरा नाम है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर जो किस काम आता है? ऑथेंटिकेशन के काम आता है। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है? कि आप वही व्यक्ति है या नहीं है। इसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? पिन का इस्तेमाल किया जाता है।
आगे ये KYC और ये है, इसका आगे क्वेश्चन आ जाएंगे तो उसमें अपने समझेंगे। अगला क्वेश्चन है जो कई बार पेपर में आ चुका है और इस बार भी पेपर में आने के चांसेस हमेशा रहते हैं कि ATM का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लो प्रोडक्टिविटी विल लीड टू, यानी कम उत्पादकता क्या प्रभाव डालती है? कम उत्पादकता क्या प्रभाव डालती है? कम उत्पादकता से मैंने कल आपको एक क्वेश्चन में बताया था कि किसी भी अर्थव्यवस्था की माप जो है उसे किसके द्वारा किया जाता है? GDP के द्वारा किया जाता है। GDP एक इकाई है जो अगर बढ़ रही है तो देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, और अगर ये नीचे जा रही है तो देश की अर्थव्यवस्था कम हो रही है। तो ये जो है GDP, GDP कम या बेसिक, कम या ज़्यादा कब होता है? जब ये कारक जो है उत्पादकता पर निर्भर करता है। यदि देश की उत्पादकता कम होएगी तो GDP भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और उत्पादकता यदि बढ़ेगी तो GDP भी क्या होएगी? बढ़ेगी। तो जैसे आप अभी समाचार में सुन रहे होंगे कि देश लॉकडाउन के कारण, लॉकडाउन जो चल रहा है अपने देश में, उसके कारण क्या है? इकोनॉमी स्लो डाउन आ जाएगा, GDP गिर जाएगी, इस तरीके के वर्ड जो है आप सुन रहे हो। तो वो किस कारण से हो रहा है? तो वो उसका रीज़न है आपके कि फैक्ट्री सभी बंद है। फैक्ट्री बंद है तो जो सामान है, वस्तु है, उसका निर्माण नहीं किया जा रहा। तो नहीं किया जा रहा तो इसका मतलब क्या? देश की उत्पादकता गिर रही है। देश की उत्पादकता गिर रही है। जब देश की उत्पादकता गिरेगी तो GDP भी क्या होएगी? गिरेगी। अभी आपने समझा था, देश की उत्पादकता गिरेगी तो क्या होगा? GDP भी गिरेगी। तो इससे देश के अंदर क्या होगा? स्लो डाउन आएगा, यानी अर्थव्यवस्था धीरे गति से चलेगी। तो इसका सही आंसर क्या है? डिक्रीज इन GDP पर कैपिटल, यानी GDP का कम होना, यानी कम उत्पादकता का क्या प्रभाव पड़ेगा? GDP का कम होना। ये क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज रेशियो। इसमें उत्पादकता का सूत्र पूछा है कि उत्पादकता को कैसे निकाला जाता है। उत्पादकता है, उसका सूत्र क्या है? तो उत्पादकता का सिंपल सा सूत्र होता है आपके आउटपुट बटा इनपुट। आउटपुट बटा इनपुट। ठीक है, आउटपुट को जब इनपुट से भाग दिया जाता है तब हमारे सामने क्या आ जाती है? उत्पादकता। तो जैसे आपको अभी, जैसे ये मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इस वीडियो की भी उत्पादकता को निकाला जा सकता है। तो किस तरीके से निकाला जा सकता है कि मैंने मान लो 20 मिनट का ये वीडियो बनाया, और इस 20 मिनट के अंदर अगर ये उत्पादकता देखें तो अगर इस स्टूडेंट, किसी स्टूडेंट अगर ज़्यादा स्टूडेंट ने देखा है इसको, तो इसका क्या है? उत्पादकता आपके अधिक आएगी। तो इसको अगर अपने फैक्ट्री और में देखें तो एक फैक्ट्री के अंदर 10 मजदूर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, और वो 40 वस्तु बना रहे हैं। ठीक है, तो वस्तु क्या है? 40 आउटपुट है, और इनपुट कितना दिया जा रहा है? 10 व्यक्तियों का दिया जा रहा है। तो ये व्यक्ति की उत्पादकता क्या आ गई? 4। अगर यही व्यक्ति अपने कम कर देंगे तो अगर 8 व्यक्ति 40 वस्तु बना रहे हैं तो 8 व्यक्ति से ये आंसर ज़्यादा आ जाएगा। यानी अगर इनपुट कम होगा और आउटपुट ज़्यादा होगा तो क्या होगा? उत्पादकता भी बढ़ेगी। तो इसको इस तरीके भी समझ सकते हैं कि इनपुट कम और आउटपुट ज़्यादा तो ये क्या करता है? उत्पादकता को बढ़ा देता है। ठीक है, एक और उत्पादकता की अगर परिभाषा देखें तो परिभाषा में भी यही सूत्र बताया गया है कि उत्पादकता की परिभाषा क्या है? न्यूनतम लेना, यह क्वेश्चन आ सकता है, न्यूनतम लेना और अधिकतम देना। न्यूनतम लेना और अधिकतम देना किसकी परिभाषा है? उत्पादकता की परिभाषा है। ठीक है, तो 3-4 कॉन्सेप्ट इससे क्लियर होते हैं। न्यूनतम लेना, अधिकतम देना आपके किसकी परिभाषा है?
उत्पादकता की परिभाषा है, या आउटपुट बटा इनपुट क्या है आपके उत्पादकता की परिभाषा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, आउटपुट बटा इनपुट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका वही है, एक ही क्वेश्चन को दो बार पूछा गया है, और अगला उससे भी क्वेश्चन अगला वही है, एटीएम का पूरा नाम क्या है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 7वें क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रोसेस यूज्ड बाय ए बिजनेस टू वेरीफाई द आइडेंटिफिकेशन ऑफ देयर क्लाइंट इज। कोई भी बिजनेस जो है, कोई भी बिजनेस के द्वारा अपने उपभोक्ताओं को पहचानना, अपने उपभोक्ताओं को पहचानना, कोई भी बिजनेस के द्वारा या कोई भी समाज के द्वारा कह दो या कोई भी बैंक द्वारा कह दो, अपने उपभोक्ताओं को पहचानने के लिए जो टेक्निक अपनाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है KYC, नाउ योर कस्टमर, नाउ योर कस्टमर। KYC का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है। KYC का पूरा नाम क्या है, नाउ योर कस्टमर, यानी अपने उपभोक्ता को पहचानो। ये जो सिस्टम है बैंकिंग के अंदर अनिवार्य कर दिया है, यानी बैंक में अगर आप खाता खुलवाते हैं तो आपको अपनी सारी डिटेल्स देनी पड़ती है, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, या आपके एड्रेस प्रूफ हो गया। ये सभी चीज़ें जो ली जाती है वो किससे के द्वारा की जाती है, KYC के द्वारा की जाती है, जिससे इस उपभोक्ता की पूरी जानकारी उसके उन बिजनेसमैन के पास उपलब्ध हो, यानी जो जिसका उपभोक्ता है, उपभोक्ता की सारी जानकारी उसके पास आ जाए। तो उसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे KYC कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन का इसमें फ़ायदा पूछा है कि ऑटोमेशन का फ़ायदा क्या है। ऑटोमेशन का फ़ायदा हम तभी बता पाएंगे जब अपने को पता हो कि ऑटोमेशन वर्ड का अर्थ क्या होता है। तो ऑटोमेशन वर्ड का अर्थ होता है स्वचालन। स्वचालन का मतलब क्या होता है, ऑटोमेशन, यानी कोई भी उत्पादन करने में या कोई भी कार्य करने में जब मशीनरी का उपयोग किया जाता है, तो मशीनरी से क्या होता है कि व्यक्ति, जहाँ 10 व्यक्ति की आवश्यकता होती है वहाँ पे एक व्यक्ति के द्वारा उत्पादन किया जा सकता है। तो स्वचालन जो होता है उसके ऑटोमेशन, उसको ऑटोमेशन कहा जाता है। और ऑटोमेशन जो है वो मशीनरी द्वारा किया जा सकता है। जैसे आपको एक कॉन्सेप्ट पता है रोबोट, रोबोट जो है वो क्या किसका पर्यायवाची है, ऑटोमेशन का पर्यायवाची है। और रोबोट को एक काम दे दिया जाता है तो वो काम वो जो है करता रहता है बिना रुके। अब मनुष्य जो होता है उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है, वो थकता भी है, एक काम करते हुए बोर भी होता है, सब कुछ होता है उसके साथ। लेकिन रोबोट के साथ ये कार्य नहीं है, वो प्रतिदिन 12 घंटे 24 घंटे भी कार्य कर सकता है। तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है, ऑटोमेशन। तो इसमें ऑटोमेशन का आपको नुकसान नहीं पहुंचाना, नुकसान नहीं बताना है। ऑटोमेशन के जैसे नुकसान बताओगे तो इससे बेरोजगारी बढ़ रही है या मनुष्य को कम काम मिल रहा है, जो 10 मनुष्य का कार्य एक रोबोट कर पा रहा है, तो ये इसके डिसएडवांटेज हो गए। लेकिन अपने को इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ऑटोमेशन का फ़ायदा क्या है। ठीक है, पहला है रिड्यूस ऑपरेशन टाइम, क्या ये ऑपरेशन टाइम को कम करता है। ठीक है, दूसरा है हाई इनिशियल कॉस्ट, इसके द्वारा काम लेने पर जो कॉस्ट है, यानी जो किसी वस्तु को बनाने के लिए जो पैसे लगते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से जो 4 ऑप्शन, सिक्योरिटी थ्रेट, यानी आपके जो कार्यस्थल है उसको कोई हानि पहुंचा सकता है। ठीक है, तो ये सब जो है इसके नुकसान नहीं है, इसके नुकसान नहीं है। तो इसको ये बताना है कि ये जो पहला ऑप्शन है रेड्यूस ऑपरेशन टाइम, तो किसी वस्तु को बनाने में ये क्या कर सकता है, वक्त को कम ले सकता है। तो मनुष्य जो होता है वो कार्य करता करते कई बार थक जाता है या कार्य को बीच में छोड़ देता है, फिर दोबारा उसको शुरू करता है। तो हो सकता है वो किसी वस्तु को डेवलप करने में या कार्य करने में ज़्यादा टाइम लगाता हो।
जबकि रोबोट या ऑटोमेशन के द्वारा ये कार्य जल्दी किया जा सकता है। तो ये इसका सबसे बड़ा आपका एडवांटेज है, रेड्यूस ऑपरेशन टाइम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट इफ देयर आर 125 मिलियन पीपल एंड लेबर फोर्स 100 मिलियन पीपल एम्प्लॉयड एंड 25 मिलियन आर नॉट। तो इसमें सीधा सीधा परसेंटेज का क्वेश्चन है कि 125 लोग ही नहीं हो, चाहे 125 व्यक्ति हैं, उसमें से 100 के पास काम है और 25 के पास काम नहीं है, तो कितने प्रतिशत के पास काम नहीं है, ये इसका आप प्रतिशत निकालोगे। 25 जो है 125 का कितना प्रतिशत है, तो ये सीधा सा इसका आंसर आ जाएगा 20%। ठीक है, ये आपके मैथ के हिसाब से इस क्वेश्चन को दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20%। ठीक है। ये जो अपने सब्जेक्ट है इसके अंदर जो क्वेश्चन है उनको रटा नहीं जा सकता। इनको क्या है, आपके जो क्वेश्चन है उसको अगर आप 3-4 बार समझते हो, पढ़ते हो, तो आप उसका आंसर आसानी से दे पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच मार्केट डिटरमाइन द रियल वेज एंड एम्प्लॉयमेंट। कौन सा मार्केट जो है वो ये डिटरमाइन करता है कि जो वेज है, वेज यानी मजदूरी। ठीक है, वेजेज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे वेजेज का जो मतलब है वो मजदूरी से है। ठीक है, तो लेबर मार्केट के अंदर इसको किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच वन इज यूज टू मेजर द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ वर्ल्ड कंट्री और रीजन। तो देखिए अपने फिर से क्वेश्चन आ गया है कि ऐसा कौन सा टूल्स है या ऐसा कौन सा मेजरमेंट है जिसके द्वारा इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था की किसी भी देश की या किसी भी हिस्से की अर्थव्यवस्था को मापा जा सकता है। उसके लिए कोई किसका इस्तेमाल किया जाता है, ये फिर से क्वेश्चन आया है, तो इसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, जीडीपी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जीडीपी से संबंधित एक क्वेश्चन जो है वो हमेशा पूछा जाता है और उसको घुमा फिरा के पूछा जा सकता है कैसे भी। अगला क्वेश्चन है आपके, विच वन इज द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ प्योर रिस्क। यानी प्योर रिस्क जो है उसकी कैटेगरी इनमें से कौन सी नहीं है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सी जो है वो प्योर रिस्क की कैटेगरी नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर सही आंसर क्या दिया हुआ है, टेक्नोलॉजी रिस्क। तो टेक्नोलॉजी जो है वो रिस्क के अंदर नहीं आती है, प्योर कैटेगरी के अंदर नहीं आती है, क्योंकि ये हमेशा क्या हो सकती है, क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। टेक्नोलॉजी हमेशा क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो टेक्नोलॉजी के को हमेशा कभी भी प्योर रिस्क के रूप में नहीं देखा जाता, क्योंकि ये अपने लिए, अगर किसी उद्योग के लिए अपने लिए रिस्क है, तो वो और जो अपने समकक्ष उद्योग है उनके लिए भी ये रिस्क का कार्य ही करेगी, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली कुछ समय बाद चेंज हो जाती है। इसलिए इसको रिस्क तो कहा जाता है, इसको रिस्क कहा जाएगा। ठीक है ना, ये मत समझना कि इसको रिस्क की कैटेगरी में नहीं है, ये प्योर रिस्क की कैटेगरी के अंदर नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच वन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल ड्यूरिंग केवाईसी नॉर्म। तो केवाईसी के लिए, केवाईसी का आपने पूरा नाम पढ़ा था, नाउ योर कस्टमर। तो नाउ इसके लिए पूछा है कि कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता जो है वो होती है, और इनमें से जो 4 ऑप्शन है इनमें से 3 डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, जबकि चौथे डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका जो आपको आंसर है वो खुद को बताना है कि केवाईसी के अंदर किन के द्वारा व्यक्ति की जानकारी को लिया जाता है, इसमें से ये बताना है आपको कौन सा ऑप्शन गलत है। ठीक है, 3 ऑप्शन सही है और 1 ऑप्शन गलत है। इसका आंसर जो है आपको कमेंट में देना है। ये वीडियो जो मैं अपलोड कर रहा हूँ आपके ग्रुप में भेज रहा हूँ, तो इसमें से 2-3 स्टूडेंट जो है उनके आंसर नीचे कमेंट में दिए जा रहे हैं, बाकी जो स्टूडेंट है वो आंसर नहीं दे रहे हैं। तो इसका रीज़न 2 ही हो सकता है, या तो उनको ये वीडियो समझ नहीं आया, अगर, या दूसरा रीज़न हो सकता है वो वीडियो देख नहीं रहे। तो मेरे को दूसरा रीज़न सही लगता है कि वीडियो जो है वो सारे स्टूडेंट पूरा नहीं देख रहे हैं, उस कारण से वो आंसर नहीं दे पा रहे हैं। तो अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो 3 स्टूडेंट हैं जो इसका पूरा आंसर दे रहे हैं। जैसे पवन प्रजापत है, वो हमेशा वीडियो के नीचे अपना आंसर सबसे पहले देता है। तो
कोशिश करें कि बाकी स्टूडेंट जो है वो उससे पहले देने की कोशिश करें इसका आंसर। तो क्वेश्चन को मैं दोबारा बोलता हूँ कि KYC के अंदर कौन सा डॉक्यूमेंट अप्लाई नहीं होता है, कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। पहला ऑप्शन है वोटर आईडी, राशन कार्ड, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट। रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट का मतलब होता है बोनाफाइड या आपका मूल निवासी सर्टिफिकेट जो होता है वो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होता है, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, जो एड्रेस प्रूफ के काम आता है। या इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र। इन चारों में से किसकी आवश्यकता KYC में नहीं होती है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। इस वीडियो को आज यहीं समाप्त करते हैं अपने। धन्यवाद।